अरे सर, कहाँ? नीचे? क्यों? एलबी सर कहाँ गए?
गुड मॉर्निंग, बैठिए। कैसे हो सब लोग? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे बरसों बाद आया हूँ वापस। है। चलिए जी। तो हम शुरू करेंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन का चैप्टर। कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। सेल की यूनिट में दो चैप्टर हैं वैसे तो। एक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कोशिका की संरचना, विभिन्न कोशिकांग और उनके कार्य पढ़ने हैं। और एक है सेल डिवीजन। सेल की संरचना वाला पार्ट आगे सर कराएंगे। हमारे पास थोड़ा समय था, तुमने कहा चलो एक चैप्टर सेल डिवीजन हम साथ साथ में पढ़ लेते हैं। सेल डिवीजन, कोशिका चक्र बायोलॉजी का एक आधारभूत चैप्टर है जो लगभग हमारे बायो के हर टॉपिक में काम आता है। सेल और सेल डिवीजन तो हर जगह काम आती है, और अगर हम बायोलॉजी की बाकी चीजें पहले पढ़ लेते हैं तो हमें ये चीजें बड़ी आसान भी हो जाती है लास्ट में जब हम पढ़ते हैं। यहाँ कोशिका विभाजन पर हम बात करेंगे कि कैसे नई कोशिकाएं बनती हैं। जब हम सेल का चैप्टर शुरू करते हैं, जब कोशिका का जो हमारा एक और बड़ा जो चैप्टर है, उसमें एक शुरुआत में कोशिका सिद्धांत बताया जाता है। अभी सुना होगा आप लोग। बहुत शुरुआत में जब कोशिका के बारे में अध्ययन शुरू हुआ तो दो वैज्ञानिक थे, श्लीडन एंड स्वान, जिन्होंने एक आधारभूत कोशिका सिद्धांत दिया। और उस कोशिका सिद्धांत में उन्होंने पहली बार ये बताने की कोशिश करी कि आखिर कोशिकाएं क्या है, कैसे काम करती हैं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। उस कोशिका सिद्धांत में कुछ कमियां भी थी, और उस उनके दिए हुए कोशिका सिद्धांत में जो सबसे बड़ी कमी थी, उसमें उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि नई कोशिकाएं कैसे आई। और बड़े लंबे समय तक ये एक आश्चर्य का विषय भी था, जिज्ञासा का विषय भी था कि जीवों में नई नई कोशिकाएं कैसे बनती। इस बात को लेकर कोशिका सिद्धांत में भी कुछ नहीं कहा गया। पूछा भी जाता है कि श्लीडन और स्वान के कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ी प्रमुख कमी क्या थी। तो कमी सबसे प्रमुख यही थी कि उन्होंने उसमें नई कोशिकाओं के बनने का कोई तरीका नहीं बताया। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक छोटा सा सिद्धांत दिया, सेल लाइनेज थ्योरी, जिसमें उन्होंने पहली बार एक ग्रीक स्टेटमेंट दिया था, बड़ा फेमस स्टेटमेंट उनका, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, सुनाइए। जिसमें उन्होंने कहा कि न्यू सेल, इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नई कोशिकाएं हमेशा अपनी पुरानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। रुडोल्फ विर्चो से पूछा भी गया कि भाई ये कैसे बनती हैं, तो रुडोल्फ विर्चो इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि नहीं बता पाए। बट विर्चो के इस कथन को कोशिका सिद्धांत में शामिल किया गया, और एक रूपांतरित कोशिका सिद्धांत में फिर ये चीज जोड़ी गई। तब जाकर कोशिका सिद्धांत फिर थोड़ा सा ज्यादा सही हुआ। तो वहीं से विभाजन की बात शुरू होती है, जब विर्चो ने कहा था कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। आगे चलकर ढूंढने की कोशिश की कि कैसे बनती है, और कई वर्षों बाद जाकर के कोशिका विभाजन की विधियां पता चली। हमने पढ़ा भी था कि मेंडल ने भी जब काम किया था, तब तक भी सजीव जगत में, जीव विज्ञान में कोशिका विभाजन किसी को नहीं पता था। 1880 के बाद विभाजन की चीजें खोजी गई हैं, पहले माइटोसिस और उसके बाद मियोसिस। तो ये विर्चो से चला आ रहा है, प्रयास थे, लेकिन कुल मिला की खोज बहुत बाद में हुई। अच्छा, विभाजन की प्रक्रियाएं खोजी गई, उसके बाद समझ में आया कि कोशिका
और एक जीव में काफी समानता है। हालांकि जीव भी कोशिका के बने, हमारी कोशिकाओं का पैटर्न और एक जीवों का पैटर्न जीवन का बिल्कुल एक जैसा है। और जैसे एक जीव का अपना जीवन चक्र होता है, वैसे ही कोशिका विभाजन भी उसके जीवन चक्र का हिस्सा है। और विभाजन खोजने के बाद समझ में आया कि विभाजन तो कोशिका के जीवन चक्र का एक हिस्सा है, और कोशिका के उस जीवन चक्र को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। तो कोशिका चक्र का कंसेप्ट बाद में आया है, और फिर समझाया गया कि जैसे एक जीव होता है, जीवों का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, हमारी कोशिकाओं का भी होता है। आपने देखा होगा एक जीव जब जीवन आरंभ करता है, अगर हम सामान्यतः बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, आमतौर पर जीवन का आरंभ एक कोशिका से शुरू होता है, जाइगोट। फिर उस जाइगोट में विभाजन होते हैं और वो आगे जाकर पूरा एक नया जीव बनाता है। जीव भी आगे वृद्धि विकास करता है और वो परिपक्व बनता है। परिपक्वता पर आकर के उसके पास दो बड़े काम हैं। एक तो वो जनन द्वारा अपने आगे की संततियां उत्पन्न करके जीवन चक्र को आगे बढ़ाता है, और दूसरा वो अपना जीवन काल पूरा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है लास्ट में। दो शब्द होते हैं, जीवन काल लाइफ स्पान और जीवन चक्र लाइफ साइकिल। अंतर जानते हो दोनों में? जीवन काल कहा जाता है जन्म से लेकर मृत्यु, और जीवन चक्र में एक चक्र है। चक्र कहां से हुआ कि जैसे परिपक्वता के बाद जनन क्षमता आती है, जनन क्षमता के बाद संततियां निर्माण करना, वो चक्र की पूर्ति मानी जाती है, वो चक्र चलता रहता है। तो जैसे एक जीव का अपना जीवन चक्र है, क्या जीव ने पैदा होते ही, जन्म होते ही जनन का कार्य किया? एक वृद्धि विकास परिपक्वता तक तो वृद्धि करी उसने, उसके बाद आया। यही कुछ चीजें कोशिकाओं में मिलती है। कोशिकाएं भी जब एक नई कोशिका बनती है, तो कोशिकाएं बनती है और उसमें फिर वृद्धि होती है। उस समय उसको कोई काम नहीं बताया जाता, वो एक न्यूनतम आधारभूत वृद्धि करती है। वृद्धि के बाद जब एक आधारभूत वृद्धि हो जाती है, उसके बाद उसके भविष्य का निर्धारण होता है, और ऐसे में फिर वो आगे चलकर जनन क्रिया यानी कि विभाजन करती है। वास्तव में विभाजन कुछ नहीं है, कोशिकाओं का जनन है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल इज द सेल डिवीजन, और फिर वो उस डिवीजन और उस जनन द्वारा नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर देती। समझ में आई बात? एक कोशिका के अपने बनने से लेकर उसके स्वयं के पुत्री कोशिका में विभाजन तक का पूरा कार्य, जिसमें कि वृद्धि और विकास भी शामिल है, यही क्या कहलाता है? कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन का ये कार्य एक कोशिकीय जीवों में तो जीवन चक्र और कोशिका चक्र एक ही हो जाता है, क्योंकि वहां तो एक ही कोशिका ही खुद ही जीव है। और बहुकोशिकीय जीवों में भी कोशिका विभाजन जीवन पर्यंत चाहिए। बहुकोशिकीय जीवों में विभाजन की कहां जरूरत पड़ेगी, बता सकते हो? सबसे पहले उनका जब जन्म हुआ, जाइगोट से अगर हम शुरू करते हैं, तो जाइगोट से परिपक्वता तक तो वो वृद्धि और विकास कर रहे हैं, तो क्या वहां भी तो विभाजन चाहिएगा? नए नए अंग बनेंगे, शरीर बढ़ेगा, और उसके बाद जब परिपक्व हो जाएंगे, फिर मैंने आपको कहा दो रास्ते हैं। एक तो वो जनन करेगा, तो जनन में भी विभाजन चाहिए, चाहे मियोसिस चाहिए, युग्मक बनाएगा, जो भी है। और अगर वो जीवित रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका जीवन काल जब तक पूरा नहीं होता, तो भी तो उसमें वो रिपेयरिंग और रीजनरेशन, पुनरुद्भवन भी करता है। कहीं चोट लग गई, कोई टूट फूट हो गई, तो उसको बदला जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, तो वहां भी क्या चाहिए? विभाजन। यानी कि विभाजन के बगैर हम जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जैव सातत्य यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों का बनना बिना विभाजन के संभव ही नहीं। विभाजन नहीं होगा तो अगली पीढ़ी कैसे बनेगी? इसलिए कोशिका विभाजन की बड़ी महत्ता है, एक जीव के संदर्भ में भी और स्वयं कोशिका के संदर्भ में भी। कोशिका का अपना जीवन चक्र है, और कोशिका के जीवन चक्र में भी दो भाग हैं, जैसे हर जीव में होते हैं, पहला वृद्धि विकास और दूसरा जनन। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के पूरा कोशिका चक्र बनाते हैं। विभाजन की हमेशा जरूरत रहेगी। तो अगर हम बात करें विभाजन या कोशिका चक्र के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रुडोल्फ विर्चो का जिक्र जरूर करेंगे, वहीं से हम शुरुआत मानते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने
सेल लाइनेज थ्योरी, सेल लाइनेज थ्योरी दी, और इस सेल लाइनेज थ्योरी में इन्होंने कहा था ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, अर्थात नई सेल्स पुरानी या पूर्ववर्ती सेल से ही बनती है। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लेकिन रुडोल्फ विर्चो नई सेल्स निर्माण की क्रियाविधि नहीं बता पाए। नई सेल कैसे बनती है उसकी विधि नहीं बताई, लेकिन इन्होंने कम से कम यह आइडिया जरूर दिया कि पुरानी सेल से नई सेल्स बनती। विभाजन की आवश्यकता में अगर बात करें तो वृद्धि एवं जनन सेल्स या जीवों के आवश्यक गुण हैं। चाहे सेल की बात करें चाहे किसी जीव की बात करें, वृद्धि और जनन दोनों ही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आवश्यक गुण होते हैं। एक नई कोशिका सर्वप्रथम आधारभूत वृद्धि करती है तथा अंत में जनन या यूं कहें विभाजन द्वारा नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो हर नई सेल पहले एक आधारभूत वृद्धि करती है तथा अंत में जनन द्वारा कोशिकाओं के जनन को ही हम कहते हैं विभाजन, नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसी जीव के जीवन काल या जीवन चक्र में कोशिका विभाजन अत्यंत आवश्यक होता है। तो कोई भी जीव का जो जीवन चक्र जीवन काल है उसमें विभाजन अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्येक जीव के जीवन की शुरुआत एक कोशिकीय या एक कोशिका जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं, एक कोशिका से होती है। जीव चाहे कोई भी हो उसके जीवन की शुरुआत हमेशा एक कोशिका से होती है। और ये एक सेल क्या कहलाती है?
जाइगोट, इस जाइगोट में फिर सतत विभाजन होता है और सतत विभाजन, ठीक है, यही सतत विभाजन एक तरह से उसका क्या है, वृद्धि व विकास। और उसके बाद ये एक परिपक्व जीव बन जाता है। तो वृद्धि और विकास में सतत विभाजन चाहिए, परिपक्व जीव बना, ये परिपक्व जीव फिर विभाजन द्वारा यहां विभाजन यूं कहें या इसको कहें कि यह परिपक्व जीव जनन करता है और संततियों का निर्माण करता है। तो जनन में भी क्या चाहिए, विभाजन। हम एक जीव के जीवन में विभाजन की महत्ता देख रहे हैं। तो जाइगोट से जब परिपक्व जीव बना जिसमें उसने वृद्धि और विकास किया, तो वहां भी क्या चाहिए, विभाजन। इस परिपक्व जीव ने जनन द्वारा संततियां बनाई, उनमें भी हमें क्या चाहिएगा, विभाजन। अच्छा, इस परिपक्व जीव में रिपेयर व रीजनरेशन, परिपक्व जीव को चोट भी लग सकती है, पुरानी चीजें हट के नई भी बनेगी, तो उसमें रिपेयरिंग भी होगी। रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन, ये भी काम होगा। तो इस रिपेयर रीजनरेशन में भी क्या चाहिए, विभाजन। तो एक बहुकोशिकीय जीव के जीवन काल में, जीवन चक्र में विभाजन की हर जगह जरूरत है। तो वृद्धि, विकास, जनन, रिपेयर, रीजनरेशन, सारे काम विभाजन से चले। कोशिका विभाजन द्वारा है पृथ्वी पर जीवन की सततता बनी रहती है। जीव सातत्य जिसको हम कहते हैं, एक जीव से दूसरा जीव लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जीव का बनना, ये सब विभाजन से ही संभव है। विभाजन की और विभाजन के प्रकारों की खोज के बाद ये समझ में आया कि विभाजन भी कोशिका के जीवन चक्र का अपना एक हिस्सा है। जैसे एक जीव का जीवन चक्र है, एक कोशिका भी अपने आप में एक जीव होती है। क्योंकि जो एक कोशिकीय जीव है, वहां तो कोशिका और जीव एक ही बात है। तो जैसे एक बहुकोशिकीय जीव का अपना जीवन चक्र है, वैसा का वैसा ही एक कोशिकीय जीव का भी तो होगा। और जो एक कोशिकीय जीव का जीवन चक्र है, वही कोशिका का भी जीवन चक्र है। अब जैसे बहुकोशिकीय जीवों ने वृद्धि विकास करके परिपक्वता हासिल करी और जनन द्वारा संततियां बनाई, और यहाँ रिपेयरिंग भी हुई। अगर मैं एक कोशिकीय जीव की बात करूं, तो एक कोशिकीय जीव भी बनने के बाद वृद्धि तो करेगा, उसकी भी कोशिका थोड़ी परिपक्व होगी, फिर वो भी जनन करेगा। और जनन क्या करेगा, विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बना देगा। उसमें ये नहीं होगा रिपेयर रीजनरेशन, क्योंकि वो तो एक ही कोशिका का बना है। तो उसमें रिपेयर रीजनरेशन नहीं है, बट वृद्धि और जनन तो होगा ना। तभी हमने लिखा था कि वृद्धि और जनन ये आवश्यक गुणधर्म है जो हर सजीव में चाहिए, और वही एक कोशिका का भी अपना जीवन चक्र होता है। तो ये जो सेल साइकिल कहा जाता है, कोशिका चक्र, इस पर बात करते हैं किस तरह से कोशिका का अपना जीवन चक्र होता है। अभी तो हमने कोशिका विभाजन की महत्ता बताई है, जीवन में क्या जरूरत है। अब कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका चक्र का ये कंसेप्ट
This concept was given by Howard and Pelk, दो वैज्ञानिक हॉवर्ड और पेल्क, इन्होंने कोशिका चक्र की अवधारणा दी। कोशिका चक्र की अवधारणा किसी कोशिका के जीवन चक्र, कोशिका के जीवन चक्र को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र कहते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो सेल साइकिल या कोशिका चक्र वास्तव में कोशिका का जीवन चक्र है। एक कोशिका के अपने जीवन चक्र को हम कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र को अगर और परिभाषित करा जाए कोशिका चक्र किसी नई बनी कोशिका से उसके पुत्री कोशिकाओं में विभाजन, नई बनी कोशिका से उसके पुत्री कोशिकाओं में विभाजन के समस्त चरणों का क्रम है, जिसमें उसका वृद्धि व विकास भी सम्मिलित होता है। कोशिका चक्र किसी नई बनी कोशिका से उसके पुत्री कोशिकाओं में विभाजन के समस्त चरणों का क्रम है। कोशिका चक्र एक्चुअल में चरणबद्ध तरीके से होने वाला काम है। एक नई बनी कोशिका से उसके विभाजन तक के सारे चरणों का क्रम है। इसमें उसका वृद्धि विकास भी शामिल हो। इन सारे चरणों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? उसे कोशिका चक्र कहते हैं। यानी कि कोशिका चक्र में केवल विभाजन नहीं है, वृद्धि विकास के बाद विभाजन की क्रिया होती है। जैसे एक नई कोशिका बनी, मान लीजिए ये एक नई सेल बनती है, तो सबसे पहले इस नई सेल में एक सामान्य और न्यूनतम आवश्यक वृद्धि और विकास होता है। तब ये कोशिका का आकार भी बढ़ेगा। फिर इस कोशिका के अंदर आगे जो है विभाजन होगा और तब ये दो पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है। वृद्धि और विकास का ये जो भाग है, ये उसका वेजिटेटिव फेज कह सकते हैं। वेजिटेटिव फेज क्या कह सकते हैं इसको हम? कायिक। और ये वाला जो विभाजन वाला भाग है, ये इसका रिप्रोडक्टिव फेज है। मतलब ये इसका कायिक भाग है, कायिक अवस्था, और ये रिप्रोडक्टिव फेज है, जननिक अवस्था। अब जैसे एक जीव के अंदर होता, उसी तरह से जो मैंने अभी एक जीव का यहाँ पर जीवन चक्र बनाया था, उसी तरह से वृद्धि विकास और विभाजन, जनन तो हो गई, बस यहाँ पर रिपेयर वाला भाग, रीजनरेशन वाला भाग नहीं माना जाता। आपको ये मैंने एक रेखीय क्रम में बना रखा है, बाकी ये चक्रीय रूप में होता है। चक्र कैसे बनेगा अब इसका? ये जो नई कोशिकाएं बनी, ये नई कोशिकाओं में वापस यही काम शुरू हो जाएगा, ये यहीं से वापस यूं शुरू हो जाएंगी।
तो ये जो दोनों भाग हैं, वृद्धि विकास और जननिक भाग, यही पूरा मिला करके कहलाता है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। हर कोशिका जो है अपने बनने के बाद पहले एक आधारभूत वृद्धि करेगी, फिर वो विभाजन लायक होती है, जनन लायक, और उसके बाद वो विभाजन करके नई पुत्री कोशिका बनाती। अब इसमें कितना समय लगेगा, ये कोशिका दर कोशिका अलग अलग होगा। ध्यान रखिएगा, कोशिका चक्र की अवधि कोई फिक्स नहीं होती। अवधि जो है ये अत्यधिक विविध होती है, बहुत अलग अलग रहती है। कुछ कोशिकाओं में बहुत छोटा, कुछ मिनट से कई घंटों की हो सकती है। कोशिका चक्र कई बार जो बहुत त्वरित गति से विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं, उनमें तो ये कुछ मिनटों में हो जाती। कई बार धीरे धीरे विभाजन होता है तो कई घंटों भी लग जाते हैं। तो कोशिका विभाजन की अवधि बहुत विविधतापूर्ण है, बहुत छोटी से कुछ मिनटों से लेकर कई कई घंटों तक ये चल सकती है। अलग अलग कोशिकाओं में इसका अवधि अलग अलग रहेगी। और ध्यान रखिएगा, एक कोशिका चक्र की पूर्णता तभी मानी जाती है जब वो विभाजन करके क्या बनाए, पुत्री कोशिका। सेल साइकिल कंप्लीट ही तभी होती है जब विभाजन होगा। अगर मान लो जैसे कई कोशिकाएं होती हैं जो एक बार बनने के बाद विभाजन ही नहीं करती, अगर कोई कोशिका विभाजन नहीं करती है तो उसका कोशिका चक्र पूरा नहीं माना जाता। समझ गए? कोशिका चक्र पूर्ण कब होगा, जब विभाजन हो। और बहुत सारी कोशिकाएं में अधूरा ही रहता है कोशिका चक्र, वो विभाजन ही नहीं। तंत्रिका कोशिकाएं, आरबीसी नहीं करती विभाजन, तो उनका कोशिका चक्र अधूरा रह जाता है। तो कोशिका चक्र की पूर्णता का मतलब है अंत में विभाजन होना। ठीक है? सेल साइकिल पूर्ण तभी होती है जब अंत में कोशिका विभाजन करके पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, उनमें कोशिका चक्र सेल साइकिल पूरी नहीं होती है। कोशिका चक्र का पूरा होना तभी माना जाएगा जब वो विभाजन करती है। अगर वो विभाजन नहीं करती है तो उनका कोशिका चक्र अधूरा रहेगा, वो पूर्ण नहीं माना जाता। अब हमें कोशिका चक्र में साफ साफ दो अवस्थाएं दिख रही हैं। कोशिका चक्र में दो प्रमुख अवस्थाएं रहेंगी, दो मुख्य अवस्थाएं रहेंगी। पहला होगा अंतरावस्था, इंटरफेस, और दूसरा रहता है एम फेज। एम अवस्था, एम फेज। जो हमने ये भाग सेल साइकिल का बनाया उसके हिसाब से कोशिका चक्र में हमेशा दो मुख्य भाग होंगे, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज कौन सा हुआ? ये कौन सी अवस्था हुई? ये वृद्धि की अवस्था हुई। और एम फेज क्या हो गई? जनन या विभाजन अवस्था। जनन और विभाजन अवस्था।
पूरा कोशिका चक्र दो भाग में बटा है, अंतरावस्था और एम अवस्था। जैसे हमने वो जो दो स्टेज बनाई थी, वेजिटेटिव फेज या वृद्धि फेज को क्या कह रहे हैं, इंटरफेज, और विभाजन की अवस्था को क्या कह रहे हैं, एम फेज। यहां देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों बराबर सही काम हो रहा है, ये बराबर नहीं है। विभाजन के कार्य में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, मुख्यतः समय किसमें लगता है, वृद्धि और विकास में। ठीक है, वृद्धि और विकास जो है उसमें समय लगता है। पूरे कोशिका चक्र का 90 से 95% समय क्या रहता है, इंटरफेस, और लास्ट के 5-10% समय में विभाजन हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से कोशिका का दो भागों में विभक्त होना ही विभाजन है, और वास्तव में इस विभाजन से पहले की संपूर्ण तैयारी, वृद्धि विकास जो कुछ है वो सब कहां हो रहा है, इंटरफेस, इसमें समय लगता है। अब क्या होता है, ये ज्यादातर समय चलती है, ये बहुत कम समय चलती है। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो माइक्रोस्कोप के नीचे अंतरावस्था में नजर नहीं आती। अंतरावस्था में कोशिकाएं बिल्कुल शांत पड़ी हुई रहती हैं, ज्यादा कुछ गतिविधि नजर नहीं आती। थोड़ा बहुत हमें यह दिखता है कि कोशिका थोड़ी बड़ी हो गई है, आयतन बढ़ गया, आकार बढ़ गया उसका, बाकी ज्यादा कुछ दिखता नहीं। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने पहले शुरुआत में काफी लंबे समय तक इसे एक रेस्टिंग स्टेज, विश्राम अवस्था मान लिया था। ये गलती थी, यहां कोई कोशिका विश्राम नहीं कर रही। ऐसा लगता है देखने में जैसे विश्राम कर रही, कुछ काम हो नहीं रहा, बट ये जो काम हो रहा है ये अंदर ही अंदर हो रहा था, जो माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं दिया। अब वृद्धि का कार्य उपापचय स्तर पर होता है, पदार्थों का संश्लेषण, निर्माण, ये सब हो रहा है। ये सब चीजें या अभिक्रियाएं कोई माइक्रोस्कोप में थोड़ी नजर आती, इसलिए माइक्रोस्कोप में हमें कुछ हलचल होती हुई नहीं दिख रही, तो हमें लगता है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा, और इसे क्या मान लिया, विश्राम अवस्था। और विभाजन का जो कार्य है वहां बड़ी गतिविधियां, हलचल नजर आती, और वो चीजें माइक्रोस्कोप में दिखाई भी देती, कैसे चीजें बट रही हैं, कैसे एक कोशिका से दो कोशिका बनी, तो ये चीज हमें नजर आती। तो इसकी क्रियाविधि हमें समझ में आ गई। जो माइटोसिस, मियोसिस जो खोजे गए थे वो दरअसल इस भाग में आते हैं। इसका नाम एम क्यों है, एम वो माइटोसिस मियोसिस की वजह से इसका नाम ही एम अवस्था कर दिया। इसी में माइटोसिस आएगा, इसी में मियोसिस आएगा। बट ये तो फटाफट होती है, दिखाई भी देती है, और एकदम से सेल दो हो जाती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भले अंतरावस्था को विश्राम अवस्था कहा गया, वो गलत बात थी। अब जो है अंतरावस्था को एक उपापचयी अवस्था बोला जाता है, क्योंकि यहाँ तो बड़ा काम हो। वैसे भी देखिए, एक सिंपल सी बात है, सामान्य सी चीजें हैं कि वृद्धि और विकास इतना आसानी से नजर नहीं आता, बट विभाजन और सामान्य भाषा में बात करें तो बंटवारा बड़े अच्छे से दिखाई देता है, नहीं दिखता। एक उदाहरण देते हैं, बड़ा व्यापारिक परिवार, एक अंबानी परिवार, जानते होंगे आप लोग, आपके पूरा विश्व जानता है। आप उनके बारे में देखिए, पहले धीरू भाई अंबानी उनके पिताजी थे, उन्होंने बड़े छोटे से शुरुआत करी और एक बड़ी कंपनी बनाई और खूब बड़ा बिजनेस हुआ। हमें ये तो था कि हाँ, रिलायंस जो है एक बड़ी कंपनी, बट हमें सही मायने में नहीं पता था कि कितनी प्रॉपर्टी और कितना पैसा है इनके, कुछ नहीं मालूम। हाँ, एक बड़ी कंपनी है जैसे और भी है, और काफी समय तक बस इतना ही पता रहा, कुछ दिखाई नहीं दिया ज्यादा कि क्या हो रहा है, बट वृद्धि और विकास जारी था। फिर जब दोनों बेटे बड़े हुए और थोड़ा विवाद हुआ तो बंटवारे की नौबत आई। और जब विभाजन और बंटवारा होता है, देखिए, संपत्ति बढ़ना, वृद्धि विकास घर के अंदर की बात है, जो बाहर न भी दिखे, लेकिन बंटवारा हमेशा चौराहे पे होता है। किसी घर में अगर बंटवारा हो रहा तो मोहल्ले में सबको पता चल जाता है कि क्या, किसको क्या मिला, है ना। जब इसका भी बंटवारा हुआ तो अखबारों में लिस्ट छप गई कि साहब अनिल अंबानी को ये मिला और इनको ये मिला। कई लोगों को तो ये आश्चर्य था कि इतना था इनके पास, पता ही नहीं चला। कभी अपने मोहल्ले में भी किसी घर में बंटवारा हो तो पता तभी चलता है, तब खुल के आती चीजें बाहर, बंटवारा दिखाई देता है। फिर पता है कि इसको ज्यादा मिला और इसको कम मिला और ये हुआ और वो हुआ, ये वही बंटवारा है
जो दिखाई देता है। समझ में आई बात? इसीलिए हमें क्या दिखता है? विभाजन। बट ये विभाजन और इसकी नौबत, विभाजन करने लायक बनने के लिए कुछ पहले वृद्धि तो करनी पड़ी। अब घर में कुछ है ही नहीं, बोले बंटवारा करेंगे, बोले ले जाओ जो है, जो ही कुछ है तो है ही नहीं। कई बार होता ना कि भाई ऐसा लगता नहीं, जैसे कई बार कि ये भाई लड़ रहे हैं, बंटवारा होगा, इनके पास है क्या जो बंटवारा करे? तो इसीलिए बंटवारे की पहले तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है। और वैसे भी अगर वृद्धि विकास नहीं है तो बंटवारा वैसे होता भी नहीं है, कि लड़ झगड़ लेंगे लेकिन रहेंगे साथ के, अलग भी होंगे तो क्या लेके जाएंगे? समझ रहे हो? तो जहां वृद्धि विकास अच्छा है, बढ़िया संपत्ति है, सब कुछ है, तभी तो फिर बंटवारे और लड़ाई की नौबत आ जाती। ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दिखेगा नहीं लेकिन काम बहुत सारा है यहाँ पर। पहले अपन इंटरफेस की बात करेंगे, उसके बाद एम फेज पर आते हैं। अंतरावस्था, इंटरफेस। अंतरावस्था सेल साइकिल के सबसे लंबी अवस्था। कुल समय का 90 से 95% समय सेल साइकिल का 90 से 95% समय अंतरावस्था लेती है। तो ये सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। अब इसका नाम देखिए, अंतरावस्था क्यों कहा है? इंटर या अंतरावस्था जो होता है ना, ये दो के बीच की बात को दिखाता है। इंटर का क्या मतलब होता है? दो के बीच। अब दरअसल यहां दिखाई देने वाली अवस्था कौन सी? एम फेज। तो हमें दो दिखाई देने वाली एम अवस्था के बीच के हिस्से को हमने क्या कहा है? अंतरावस्था। तो इसीलिए इसका नाम इंटरफेस रखा गया है। यह दो सतत एम फेज के मध्य की अवस्था होती है। दो कंटिन्यूअस एम फेज के बीच की अवस्था को हम अंतरावस्था एम फेज कहते हैं। इंटरफेस। इस अवस्था में सेल में वृद्धि व विकास होता है तथा कोशिका एम अवस्था के लिए, यानी कि विभाजन अवस्था एम फेज के लिए तैयार होती है। दरअसल ये अवस्था कोशिका को विभाजन के लिए तैयार करती। विभाजन लायक होने के लिए जो वृद्धि और विकास चाहिए वो इस अवस्था में होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें सूक्ष्म व वृहद अणुओं का संश्लेषण होता है। सूक्ष्म और वृहद अणुओं का माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है तथा नए नए कोशिकांग बनते हैं। सेल ऑर्गेनल कोशिकांग बनेंगे। तो वृद्धि विकास में यही आधारभूत जो माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल है, ये बनेंगे। फिर इन सब का उपयोग करके कोशिकांग बनेंगे। जब एक नई कोशिका बनती है तो उसमें कोशिकांग वगैरह कम होते हैं, छोटी होती। अब कोशिकांग बढ़ाए जाएंगे। एक माइटोकॉन्ड्रिया आया था, 4 करने पड़ेंगे। झिल्लियां बढ़ेगी, ईआर, राइबोसोम, जितने भी कोशिकांग है सबकी वृद्धि की जाएगी। तो यही वृद्धि विकास, नए नए कोशिकांग बने।
यहाँ पर जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है, वह कोशिका का आकार बढ़ता है। कोशिका का आयतन या आकार बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये सारा का सारा इंटरफेस का काम है। अब इंटरफेस में होने वाले ये सारे कार्य वास्तव में देखा जाए तो कहां हो रहे हैं? सबके सब आणविक स्तर पे हो रहे हैं। तो मतलब ध्यान रखिएगा, इंटरफेस में सघन उपापचयी क्रियाएं होती हैं जो आणविक स्तर पर होती हैं, अतः ये माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देती हैं। माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देती, आणविक स्तर पर होती है, माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देती हैं। अतः आरंभ में लंबे समय तक अंतरावस्था या इंटरफेस को एक विश्राम अवस्था रेस्टिंग स्टेज माना गया था। इसे एक रेस्टिंग स्टेज, विश्राम अवस्था माना गया था। किंतु वास्तव में इंटरफेस कोई विश्राम अवस्था नहीं है, यह एक उपापचयी अवस्था, मेटाबॉलिक फेज होती है। तो ये वास्तव में वृद्धि विकास की अवस्था है, उपापचयी अवस्था है, मेटाबॉलिक फेज कहा जा सकता है इसे। ये कोई विश्राम अवस्था नहीं है। तो वृद्धि और विकास की एक सक्रिय अवस्था है और बड़ा सघन उपापचय होता है यहाँ। पूरा कोशिका चक्र दो भागों में बटा है, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। इंटरफेज में हमने समझा कि भाई इंटरफेज है वृद्धि विकास की अवस्था। यहाँ पर सारे
संश्लेषण होंगे, सूक्ष्म अणु, बृहद अणु, कोशिकांग, सेल में वृद्धि होगी, आकार बढ़ेगा। हालांकि ये चीजें दिखेगी नहीं, लेकिन ये सब कार्य यहाँ होगा, ये जरूरी कार्य। कोशिका को विभाजन के लायक यहीं से बनाया जाता। हमने जब इस वृद्धि विकास की अवस्था का और थोड़ा गहनता से अध्ययन किया तो हमें एक बात समझ में आई कि इस अवस्था में भी कार्यों में अंतर है, और इसके कार्यों के हिसाब से हम इसके 3 भाग कर सकते हैं। इसे 3 उप अवस्थाओं में बांटा जाता है। इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें एक होती है जीवन अवस्था, दूसरी होती है एस अवस्था, एस फेज, और तीसरी होती है G2 अवस्था। जीवन अवस्था को गैप 1 भी कहते हैं, प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। एस अवस्था को कहा जाता है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज। G2 अवस्था को गैप 2 या पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। इंटरफेज, जो कि काफी बड़ी अवस्था है, पुनः 3 भागों में बांटी जाती है। एक्चुअली देखिए, इन तीनों अवस्थाओं को समझने के लिए हमें पहले इसका पूरा पैटर्न समझना पड़ेगा। ये क्यों 3 भाग बांटे गए। जब एक नई कोशिका बनती है, ठीक है, तो बनते ही मैंने क्या कहा कि एक जब नया जीव, नई कोशिका जब बनती है तो वो बनते ही सच किसी काम करने में सक्षम में नहीं होती। अगर वो सोच ले कि बनते ही पुनः विभाजन कर जाए, संभव नहीं है। या कोई और काम भी कर ले तो कोई भी एक नई बनी कोशिका अभी किसी कार्य के लिए सक्षम नहीं है। तो अगर वो मान लो वो बनते ही कहती भी है कि बताओ क्या काम करना है, तो उसे कहा जाता है पहले कुछ काम करने लायक तो बन जाओ। ठीक है, तो उसे कुछ कार्य करने लायक बनना पड़ता है। और वो लायक कैसे बनेगी? कुछ वृद्धि, कुछ विकास, कुछ तो आधारभूत वृद्धि करनी पड़ेगी ना। पैदा होते ही सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हर कोशिका जैसी बनी, स्वतः ही बिना कुछ कहे उसमें एक वृद्धि अवस्था शुरू होती और एक न्यूनतम आधारभूत वृद्धि की जाएगी। उसके बाद सोचेंगे कि ये क्या करेगी, इसका क्या भविष्य होगा। तो जैसे ये कोशिका बनी और उसमें जो एक आधारभूत वृद्धि शुरू हुई, वही अवस्था होती है पहली वृद्धि अवस्था। ये G1 है, फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, इसे गैप 1 भी कहा जाता है क्योंकि वृद्धि की चीजें दिखाई नहीं देती। अभी यही बात कर रहे हैं। तो इस दौरान भी जब वृद्धि हो रही तो कोशिका ऐसे लगेगी जैसे चुपचाप कोई काम नहीं कर रही, वो गैप दिखता है। ठीक है, यह है आधारभूत अवस्था, जीवन अवस्था। और वैसे भी देखिए, जन्म के बाद जीवन आरंभ होता है, पता है ना कि जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। थोड़ा तो जीवन जिएंगे ना। तो कोशिकाओं में भी यही कि जैसे ये कोशिका बनी, उसका जन्म हुआ, जन्म होते ही क्या आरंभ होगा? जीवन। इसी को जीवन अवस्था भी कहते हैं। और यहाँ एक आधारभूत वृद्धि होगी। उसके बाद कोशिका कुछ काम करने लायक बन जाती है। हाँ चलो, अब इससे कुछ काम कराया जा सकता है। तो एक न्यूनतम वृद्धि के बाद तय किया जाता है कि अब आपको आगे भविष्य में क्या करना है। तो उसके भविष्य का निर्धारण थोड़ा वृद्धि के बाद होता है। ठीक है, और निर्धारण के बाद भी वृद्धि होगी। ध्यान रखना, जीवों में या कोशिकाओं में वृद्धि 2 बार होती है। पहली वृद्धि तो क्या होगी? एक आधारभूत वृद्धि, कुछ काम करने में सक्षम होने के लिए। और फिर जब एक बार को कार्य तय हो जाएगा कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना है, तो उस काम को करने के लिए भी तो कुछ आगे वृद्धि करनी पड़ेगी। वो बाद की वृद्धि कहलाए। जैसे यूं समझो कि हम अपनी पढ़ाई से इसको रिलेट करते हैं कि व्यक्ति या हम जब पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई भी
दो चरणों में दो प्रकार की होती है। जानते हो कि जब आप पढ़ना शुरू करें, स्कूल जाना, तो आपने कुछ वर्ष एक कॉमन एजुकेशन ली है सभी ने, चाहे बाद में वो बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कॉमर्स लें, साइंस लें, कुछ भी लें, शुरू के कुछ साल तो सभी एक जैसा ही पढ़ते हैं। यह है हमारी कॉमन एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन। आमतौर पर हमारी शिक्षा तंत्र के हिसाब से 10वीं तक हम सब साथ साथ ही पढ़ते हैं, कॉमन। और उस दौरान ज्यादा ये नहीं सोचा जाता कि भविष्य में क्या करें। लास्ट में 9वीं 10वीं तक आते आते सोचते हैं हम क्या करना है, नहीं तो क्या है, पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। और 10वीं के बाद फिर हम विषय लेते हैं, किसने बायोलॉजी ले ली, मैथ्स ले ली, कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले ली, किसी ने कुछ लिया ही नहीं। अब जो हम चयन कर रहे हैं, ये हम अपने भविष्य को या हमें अपने कैरियर किस में बनाना, उसके आधार पर ले, हमने क्या सोच रखा है, हमारा क्या इच्छा है, उसके हिसाब से हम विषय लेते हैं। और फिर 11वीं 12वीं और कॉलेज में वहां भी तो पढ़ रहे हो, पढ़ाई तो वहां भी हो रही है ना। लेकिन अब जो पढ़ाई हो रही है 11 12 से आगे की, वो पढ़ाई आपके भविष्य, आपके कैरियर के हिसाब से हो रही है, जो आपको बनना है उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई दोनों तरह की हुई ना, एक तो न्यूनतम आधारभूत पढ़ाई और फिर एक कैरियर के हिसाब से पढ़ाई की। समझ में आ रही बात? तो ऐसा तो है नहीं कि बस पढ़ना शुरू करते ही सीधा बोले लाओ एनसीईआरटी ले आओ, ये पहली दूसरी चौथी पांचवी क्या पढ़नी है। जब सुना है कि एनसीईआरटी से ही नीट सारा पेपर आता है, तो अपन तो बच्चों को पहले ही दिन से एनसीईआरटी रटवाना शुरू कर देते हैं कि 2-5 सालों में तो एनसीईआरटी सीख ही जाएगा, रट लेगा, सीधे 11वीं में बिठा देंगे। बट ऐसा नहीं होता। हमें हमारे जो वो 10वीं तक की पढ़ाई है ना, ध्यान रखिएगा, आपके कैरियर कितना अच्छा, कितना जल्दी बनेगा, ये इस बात पे तय करता है कि 10वीं तक की आपकी वो आधारभूत पढ़ाई, आपका बेस, आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। वही हम सब कुछ चीजें सीखते हैं, वही आगे काम आती। अब जो उस दौरान ज्यादा नहीं पढ़े तो और वो सीधे कूद के 11वीं में आ जाते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऐसी के आ जाती, ठीक है। अरे मेरे पास यहाँ एक स्टूडेंट है, आई विल नॉट टेक द नेम, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन उसी से मुझे पता चला एक्चुअली कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें वो लेके आया कि भाई, इनका ये तुमने तो 9th 10th में ही पढ़ी होगी। बोले हमने 9th 10th हम कभी स्कूल ही नहीं गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने चलो 9वीं 10वीं में नहीं गया होगा, 6ठी 7वीं 8वीं, बोले वहां भी नहीं गए, बस हमारा स्कूलों में नाम चलता रहा, हम कभी तरीके से स्कूल ही नहीं गए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में आजकल फेल करना गुनाह है ना। और जो टीचर ये गुनाह कर देते उनको बेचारों को सस्पेंड कर देते, तो फेल तो कोई होता नहीं है, तो चलते जाते धक्का मार 10वीं तक तो पहुंच जाते। और अभी बीच में कोविड ने कईयों के भविष्य और आगे अच्छे कर दिए कि उनको बिना पढ़े ही 10वीं 12वीं भी कुदा दी उन्होंने, ठीक है। ऐसे अब वो बेसिक कुछ नहीं है, कोई पर्टिकुलर किसी क्लास में ढंग से गया ही नहीं, फिर भी वो 10वीं हो गई उसकी, सब हो गया। हमें तो तब आश्चर्य हुआ, हमें पता कैसे चला जब हमने कहा 1/2 को 50% कहते हैं, 1/4 मतलब 25%, 3:1 रेशो में अनुपात का क्या मतलब होता है। जब कोई ये डाउट पूछा किसी ने, तो हमने कहा हम किसको पढ़ा रहे हैं, हम तो यहाँ बड़ी बड़ी बातें, हम तो लोगों का जीन निकाल रहे हैं, और यहाँ जो है तो। लेकिन अब आप देखिए वो आधारभूत शिक्षा की कमी, अब और वही है जिसका आधार कमजोर है ना, उसको फिर आगे कई साल लगते हैं तैयारी, कई कई साल रिपीट 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 करना। तो इसलिए एक आधारभूत शिक्षा जैसे जरूरी है, वैसी वृद्धि जरूरी है। तो जीवन अवस्था वो आधारभूत अवस्था है जो सब में होगी, कोई मना नहीं कर सकता इसको, हर कोशिका में जीवन अवस्था जरूर होगी, ध्यान रखने। अब जैसे ही एक न्यूनतम आधारभूत वृद्धि हो गई, फिर हम सोचते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। हम भी 9वीं 10वीं तक आते आते, तो यहाँ भी जीवन अवस्था के उत्तरार्ध में, अंत की तरफ जब हम आते हैं, तो वहां
सोचा जाता है, वहां तय किया जाता है कि इस कोशिका का भविष्य क्या होगा, इसे क्या कर। उस स्थान को कहा जाता है चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट। अब वहां तय किया जाता है और कोशिकाओं को उसके कार्य बताए जाते हैं। अभी तक सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं। अब कहेंगे एक काम करो, तुम तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स बन जाओ, जाओ आपका काम ये रहे। किसी को कहा मांसपेशियों में विकसित हो जाइए, किसी को कहा कि आपको आरबीसी बनना है और ऑक्सीजन CO2 लानी ले जानी, और किसी को कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप विभाजन करो, हमें और नई कोशिकाएं चाहिए। समझ में आया कुछ? काम बांटे गए। काम का बांटना, इसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। जब आप पढ़ते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, उसके बाद विभेदन होता है। सुना है? डिफरेंशिएशन, विभेदन। तो ये जो काम बांट रहे हैं, ये विभाजन हो रहा है। जिस कोशिका को कहा कि तुम्हें तो नर्व सेल्स बनना है, अब उसका माइंडसेट वैसा हो गया कि, और पहले ही कह दिया बाद में चेंज मत करना, यही करना है कि हाँ यही करना, ठीक है। अब उसने क्या किया, अपने अंदर वो परिवर्तन किए जिससे उसको दिया गया काम वो अच्छे से कर पाए। अब तंत्रिका का काम था तो उसने उस हिसाब से अपने अंदर चेंज किया ये सारा कुछ। हालांकि उसके पास सारे जीन, सारे गुणसूत्र थे, लेकिन उसने क्या किया, जो जो जीन अपने काम आएंगे बस उनको ऑन रखो, बाकी सबको ऑफ करो, अपनों को नहीं चाहिए। जिसको मांसपेशी बनना था उसने उस हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन, उन्होंने अपने अंदर स्थायी परिवर्तन कर लिए संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से, और अपने दिए गए कार्य के अनुसार संरचनात्मक कार्यात्मक स्थायी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विभेदन। ये कोशिकाएं अपने अपने कार्य के हिसाब से विशिष्टीकृत और विभेदित हो गई। ठीक है। इन्हीं में से एक कोशिका को यह भी बोला था कि भाई आपको विभाजन करना है। अब देखिए, विभाजन का जो कार्य है वो एक अलग तरह का कार्य, वहां ज्यादा जटिलता नहीं चाहिए। दो कोशिकाएं बनानी, पुत्री कोशिकाएं, तो वो कोशिका अब उसको पता है कि मुझे विभाजन करना है, तो वो अपने हिसाब से काम करती है। वो अपने अंदर कोई जटिलता नहीं लाती, बल्कि वो सोचती है कि मुझे अगर दो कोशिकाएं बनानी है तो पहले अपने पास जितनी चीजें उनको डबल करूं, डबल करेंगे तभी तो बांट पाएंगे। तो वो अपने सारी चीजों को डबल करने लगती है। तो सबसे पहले सोचती है जो सबसे जरूरी चीज है पहले उसको ध्यान से डबल कर लें। क्या जरूरी चीज है? डीएनए। तो वो क्या करती है, अपने समस्त डीएनए का प्रतिकृतिकरण करके, रिप्लिकेशन करके डीएनए डबल करती। ठीक है। वो जो चेक पॉइंट था, वहां हमारे पास 3 विकल्प। जिन कोशिकाओं को कहा गया कि आपको विभाजन नहीं करना है और आपको फला फला दूसरा दूसरा काम करना है, वो कोशिकाएं जीवन अवस्था के चेक पॉइंट पर आकर रुकती हैं, और वहीं से एक बाईपास रास्ता बाहर जा रहा है, वो जीवन अवस्था से बाहर निकल आती है। एक और अवस्था होती है G0, G0 अवस्था, ये उसमें चली जाती है और वो अपने दिए गए कार्य के हिसाब से अपने आप को बदल देती, स्थायी बदलाव हो जाते। तो जिस कोशिका को विभाजन नहीं करना है, विभेदन करना है, वो सब कहां चली गई? G0 में। कुछ कोशिकाएं थोड़ी कंफ्यूज ही रहती। कई लोग होते हैं ना जो इवन 10वीं तक भी नहीं सोचते क्या करें, पड़ोसी ये कर रहा है, ये वाला पड़ोसी, तो अपन भी कुछ करें। तो कुछ कोशिकाएं वही चेक पॉइंट पर रुक जाती, उनको रोक दिया जाता, रुको अभी तुम्हारे को बाद में बताते हैं तुम क्या करो। तो वो वहीं रुकी रहती है होल्ड अवस्था में। ठीक है, वैसे ज्यादा देर नहीं रहेगी, थोड़ी देर के लिए रोका है। और कुछ कोशिकाओं को स्पष्ट कह रखा है कि आपको विभाजन करना है, तो वो चेक पॉइंट क्रॉस करके आगे बढ़ जाती। और जैसे जीवन का चेक पॉइंट क्रॉस करते हैं, अगली अवस्था कौन सी? ऐसा अवस्था। अब यहां वही आया जिसे विभाजन करना था, और हमने कहा कि विभाजन में वो पहला काम क्या करेगा, तो ऐसा अवस्था में वो अपने सारे डीएनए का रिप्लिकेशन करके डबल कर देता है। जब तक कोशिका को विभाजन का आदेश नहीं होता तब तक कोशिका कभी अपने डीएनए को छेड़छाड़ नहीं करती। मैंने आपको डीएनए रिप्लिकेशन के वक्त में बताया था, रिप्लिकेशन केवल उन्हीं कोशिका में होता है जो विभाजन करती। अब जिसको तंत्रिका और जिसको आरबीसी और जिसको जो बनना था, क्या वो अपने डीएनए में कुछ बढ़ोतरी कर रही है? उनमें डीएनए रिप्लिकेशन हो गई नहीं, केवल उसी में होगा जो विभाजन कर रही, जो एस अवस्था में आ गई। अब ये अपने डीएनए का विभाजन करेंगे, डबल कर दिया। जितनी देर डीएनए डबल किया गया उतनी देर की अवस्था को कहते हैं एस अवस्था। एक्चुअली पूरे कोशिका चक्र में डीएनए का निर्माण, डीएनए रिप्लिकेशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, और उसी को केंद्र में रखते हुए ये विभाजन हुआ है कि कोशिका बनी और डीएनए का रिप्लिकेशन, ये दो प्रमुख इवेंट है। इसके बीच के खाली गैप को क्या बोल दिया? गैप 1। इस गैप में वृद्धि हुई,
आधारभूत वृद्धि। और डीएनए रिप्लिकेशन के बाद अब कोशिका थोड़ा और वृद्धि करेगी। मैंने कहा ना कि बाद में भी तो वृद्धि होगी। अब वो वृद्धि किस हिसाब से कर रही है, पुत्री कोशिका बनानी है उसके हिसाब से। एक काम करो, माइटोकॉन्ड्रिया सारे डबल करो, सारे कोशिकांग डबल करो, तो वहां भी तो निर्माण हो रहा है। अब जो वृद्धि है वो विभाजन के उद्देश्य से हो रही है, वो वृद्धि की अवस्था कौन सी, दूसरी G2। तो डीएनए निर्माण के बाद जब विभाजन होगा, उस अंतराल, उस गैप को क्या कहेंगे, गैप 2। इस दौरान भी वृद्धि होगी, लेकिन विभाजन के हिसाब से होगी। तो उधर G0 में भी वृद्धि हुई और इधर G2 में भी वृद्धि हुई। G2 और देखिए G1 कॉमन है, एक रास्ता कहां गया, G0, एक कहां गया, G2, दोनों में वृद्धि हो रही। G0 में जो वृद्धि हो रही है वो दिए गए कार्य के हिसाब से हो रही है, G2 में वृद्धि हो रही है विभाजन के हिसाब से, वो भी तो कार्य ही है एक तरह। समझ में आ रही बात। और फिर G2 के अंत में एक और द्वार, एक चेक पॉइंट और होता है, जहां केवल इतना जांचा जाता है कि भाई सारी तैयारी हो गई, कोई कमी तो नहीं। फिर उसके बाद वो M अवस्था में प्रवेश कर जाती, और M अवस्था में होता है विभाजन। समझ में आई बात। तो 2 बार चेक पॉइंट है। मुख्य चेक पॉइंट जहां निर्धारण हुआ वो तो कौन सा था, जीवन के अंत में, G1S चेक पॉइंट। फिर S अवस्था में आगे मतलब तय हो गया कि विभाजन तो करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद जब G2 अवस्था में एक चेक पॉइंट, केवल वो देखने के लिए कि यहाँ तैयारी पूरी हुई कि नहीं हुई, उसके बाद फिर M अवस्था है। अगली बात समझ में। इस तरह से पूरे अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा है। मतलब एक जब नई कोशिका बनी और यहां जब उसने डीएनए निर्माण या डीएनए रिप्लिकेशन किया, ये एक मुख्य अवस्था है। और उसके बाद विभाजन, और फिर इसके बाद पुत्री कोशिकाएं। ये जो है, अब नई कोशिका से डीएनए रिप्लिकेशन, ये जो है ये कहलाता है गैप 1, या इसको G1 कहते हैं। ये गैप है वृद्धि विकास का आवश्यक। फिर रिप्लिकेशन हुआ, ये अवस्था क्या कहलाएगी, ये होगी S अवस्था। और रिप्लिकेशन से विभाजन तक का ये कार्य क्या हो जाएगा, ये है गैप 2 यानी कि G2 अवस्था। और विभाजन का ये कार्य क्या कहलाएगा, ये हो गया M अवस्था। और तब जाकर एक नई सेल बन जाए। तो G1S G2 किस तरह से विभक्त हुए, तरीका हमें पता होना चाहिए, कहाँ क्या काम होना चाहिए, एक आउटलाइन। इसको हम एक और डायग्राम से भी दर्शाते हैं।
अब देखिए ये कोशिका चक्र हमें पूरा नजर आता है। एक नई कोशिका की शुरुआत यहां से है, शुरू होते ही इसमें क्या शुरू हुआ? जीवन। आमतौर पर इस पूरी कोशिका चक्र में सबसे बड़ी अवस्था जीवन अवस्था होती है। यह है आधारभूत वृद्धि की अवस्था। और ये जब तक अंत, ये पूरा का पूरा जीवन, फिर एस और G2, यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या है? इंटरफेस। और ये जो छोटा सा हिस्सा है ये क्या है? एम फेस। और यहां पर जब जीवन के हम अंत तक आते हैं, लगभग इस जगह पर, तो इस जगह पर एक जीवन एस चेक पॉइंट है। और फिर एस अवस्था और G2 के एंड में इस जगह पर एक और है G2M चेक पॉइंट। G2M चेक पॉइंट इस जगह पर है। ये मुख्य चेक पॉइंट है, मेजर चेक पॉइंट। ये कहा जाएगा माइनर चेक पॉइंट। अब इस चेक पॉइंट के यहां पर एक और रास्ता है जो बाहर की तरफ जाता है। ये कौन सी फेज है? ये है G0 फेज। जो M फेज होती है, इसमें भी देखा जाए तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन है। इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। आगे वैसे खैर सारी चीज डिटेल में आएगी। और जहां कोशिका विभाजन है वो क्या है? कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, ये पूरा एम अवस्था है, विभाजन की अवस्था। बाकी जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। अब ये जो G0 में जो बाहर निकलने का रास्ता है, ये इसकी पोजीशन थोड़ी अलग अलग हो सकती है अलग अलग कोशिकाओं में। कुछ जगह थोड़ा ये ऊपर दिखाया है, कई जगह जीवन छोटा भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जीवन हर बार ये जो है ये एक इंडिकेटिव डायग्राम है, यही सारी कोशिका में मान्य हो जरूरी नहीं। हो सकता है आपको कुछ बार जीवन थोड़ा छोटा, एस बड़ा, G2 भी काफी बड़ा, तीनों भी दिखाई जा सकते। अलग अलग कोशिकाओं में इनकी जो अवधि है वो अलग अलग हो सकती है। इसको लेके परेशान नहीं होना कि सब एनसीईआरटी में तो इतना जीवन नहीं दिखा रखा है, थोड़ा कम में हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि G0 फेज करीब करीब इससे आधे के बाद ही आएगा। एक कुछ वृद्धि तो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि यहीं कहीं बना दे। क्योंकि ये पूछा गया है पिछले से पिछले साल नीट में कि G0 में कब निकलती है, तो जीवन अवस्था के अंत में। ठीक है, क्या वो एम अवस्था के अंत में है? नहीं, वो जीवन के एंड में जाकर। एम अवस्था के बाद तो जीवन अवस्था तो अनिवार्य है, उसके बाद होगा। अच्छा, यहां जिन कोशिकाओं को हमने कह दिया कि आप अपना अलग अलग काम करो, ये आ गई सब किसमें? G0 में। अब कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि हमें इनसे फिर विभाजन करवाना पड़ जाता है, तो हम इनसे कहते हैं कि भाई बड़ी जरूरत है, आपको विभाजन करना पड़ेगा। तो ये कोशिकाएं नाराज हो जाती कि ये क्या बात है, हमने तो पहले ही पूछा था कि हमें कोई अब चेंज नहीं किया। भाई हाँ वो बात सही है, लेकिन अब जरूरत तो है। अब ऐसे में कुछ कोशिकाएं तब भी विभाजन से मना कर देती, बोले हमारे लिए संभव ही नहीं है, हमने अपने अंदर इतना परिवर्तन ला दिया है कि अब हम वापस सामान्य होकर विभाजन नहीं कर सकते। जैसे कि आरबीसी ने सर्वोच्च स्तर का विभेदन दर्शाया है, उसने अपने कार्य को प्राथमिकता देते हुए अपने केंद्रक तक को नष्ट कर दिया। अब उससे कोई कहे कि चलो विभाजन करो, बोले रहने दो, अब मरना मंजूर है लेकिन अब विभाजन नहीं हो सकता। आरबीसी, नर्व सेल्स, ये दोबारा इसीलिए विभाजन नहीं करती क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कुछ बड़े और मुख्य परिवर्तन कर लिए। समझ गए? लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा चेंज नहीं की, उनका काम ही ऐसा ही था, तो वो बेचारी मान जाती कि चलो बहुत ही जरूरत है तो चलो विभाजन वापस कर लेते। तो कुछ कोशिकाएं विशेष परिस्थितियों में वापस G0 से किस में आ जाती है?
जीवन अवस्था में पुनः प्रवेश कर जाए। लेकिन ये सब नहीं जा पाएंगे, कुछ जाएंगे, और वो भी बहुत विशेष परिस्थितियों। वो अपना सारा विशिष्टीकरण छोड़ के पुनः सामान्य होकर विभाजन करने लग जाते। जैसे हमारी लीवर सेल्स होता है ना, उसमें पुनरुद्भवन। तो रीजनरेशन वाली कोशिकाएं तो परिपक्व होती, विभेदित होती हैं, पर जरूरत पड़ जाती है, लीवर खंडित हो गया तब विभाजन करना पड़ेगा, बाकी तो नहीं करना है। जैसे पौधों के अंदर कैम्बियम बनता है, अंतरापुली और अंतरपुली, सुना है कभी? इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, दो वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम बनता है, पट्टी, ये बाद में बनता है और विभेदित कोशिकाओं से बनता है। आपने समझा, सुना भी होगा विभेदन। विभेदन क्या है? G0 से वापस कोशिका चक्र जीवन में जाना ही तो है। तो कुछ कुछ कोशिकाएं विशेष परिस्थितियों में पुनः लौट आती हैं, कुछ नहीं भी आ पाती। समझ में आ गई बात? तो जीवन से बाहर निकलना, इसी को G0 कहते हैं, और आवश्यकता अनुसार ये वापस आना, ये रोल बैक, रिवर्ट बैक कहा जाता है इसे। तो ये पूरी की पूरी तीनों अवस्थाएं हैं। इसमें सबसे पहली अवस्था लेते हैं अपन, जीवन फेस। अब इनमें कहां कहां क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इसे गैप 1 भी कहते हैं या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। फर्स्ट ग्रोथ फेज यह इंटरफेस की सबसे लंबी अवस्था। इसमें कोशिका में आधारभूत व आवश्यक वृद्धि होती है। इसमें एक आधारभूत आवश्यक वृद्धि होती है और प्रत्येक नई कोशिका में बनने के तुरंत बाद स्वतः जीवन अवस्था आरंभ हो जाती है। इसकी अवधि अलग अलग सेल्स में अलग अलग हो सकती है। जीवन अवस्था कितनी रहेगी, ये अवधि अलग अलग हो सकती है। तीव्र विभाजन करने वाली कोशिकाओं में जीवन अवस्था काफी छोटी होती है।
तो जीवन अवस्था में सबसे लंबी अवस्था और आधारभूत वृद्धि और आवश्यक वृद्धि की अवस्था है। प्रत्येक नई कोशिका में बनने के तुरंत बाद जीवन अवस्था आरंभ हो जाती है और इसकी अवधि अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होंगी। तीव्र विभाजन करने वाली कोशिकाओं का जीवन बहुत छोटा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर वृद्धि कैसे होगी, तो सबसे पहले छोटे छोटे जो सूक्ष्म अणु होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल संश्लेषित होते हैं, जिसमें शर्करा, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड पहले माइक्रोमोलिक्यूल बनेंगे। फिर इन माइक्रोमोलिक्यूल का बहुलकीकरण होगा और वृहद मैक्रोमोलिक्यूल बनेंगे। जैसे शर्कराओं से कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड बनेगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब बनेंगे। यहाँ पूछा जाता है किस प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर संरचनात्मक व एंजाइमेटिक, क्योंकि देखिए यहाँ वृद्धि विकास होना है तो मुख्य रूप से यहाँ संरचनात्मक प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के एंजाइम बनते हैं जो वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में ध्यान रखना केवल आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब प्रोटीन बनेंगे तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, केवल आरएनए बनता है। डीएनए में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं है, डीएनए को अभी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, डीएनए नहीं बनता, केवल आरएनए बनता है। तो माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल बनेंगे। फिर इन सभी माइक्रो व मैक्रोमोलिक्यूल से नए नए कोशिकांग बनेंगे। और इससे साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है, तो कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी, कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा। ये वृद्धि का सारा कार्य यहाँ पर होता है। अब अंत में जाकर के चेक पॉइंट आएगा और वहां 3 विकल्प हैं, उस पर आगे बात करेंगे। और अगली दोनों अवस्थाएं एस और G2 नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।